ब्लेसिंग्स बच्चों। आज आपको मैं मोल बता देता हूँ, जिसमें बहुत बच्चे परेशान रहते हैं। लास्ट क्लास में थोड़ा सा मैंने आपको बताया था कि जो मोल है वो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है जिसको आप समझ नहीं सकते, या जिसको समझने के लिए कुछ एक्स्ट्रा, कुछ अलग से दिमाग चाहिए, अलग सा कुछ इंटेलिजेंस लेवल चाहिए, ऐसा कुछ है नहीं। आपको मैंने बताया था कि ये एक न्यूमेरिकल प्रीफिक्स होता है, ठीक है। एक न्यूमेरिकल प्रीफिक्स होता है, तो वहीं से आज आपको मैं थोड़ा सा और इसको अच्छी तरह से बता देता हूँ, करवा देता हूँ, जिससे आप कंफर्टेबली इसको समझ सके और परेशानी भी ना हो। बच्चे परेशान बहुत होते हैं ना मोल में, इसलिए। तो मैंने आपको बताया था कि मोल एक न्यूमेरिकल प्रीफिक्स होता है। तो चलो अब मैं आपको अभी यहाँ पे एक टॉपिक डिस्कस कर देता हूँ। मोल मोल तो हमने आपको डिस्क्राइब कर दिया लास्ट क्लास में। मोलर quantities, mole and molar quantities। ठीक है, क्या होता है मोल, ये जानने के बाद अब मोलर क्वांटिटीज का क्या सेंस है। जैसे हम बोलते हैं 1 मोल ऑफ सब्सटेंस, कभी हम बोलते हैं मोलर मास, कभी हम बोलते हैं मोलर वॉल्यूम। तो ये मोलर मास, मोलर वॉल्यूम, इसका क्या सेंस है, ठीक है। तो बिल्कुल आसान सा, जैसे हम कहते हैं डजन ऑफ बनाना, डजन ऑफ एप्पल, in the very same manner we may call that mole of this and mole of that। तो यहाँ पे केमिस्ट्री में एक हम क्वांटिटी पढ़ते हैं, मोलर क्वांटिटीज में हम आ जाते हैं। तो मोल तो हमने बता ही दिया है आपको। मोलर क्वांटिटीज में जैसे कि आप पढ़ते हैं बेटा मोलर मास, जैसे आप पढ़ते हो ना, मोलर मास का क्या सेंस है। तो सेंस भी बड़ा आसान है। मास ऑफ 1 मोल ऑफ ऑफ के बाद बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, तो मैं ऑफ के बाद वाली बात को ठीक से बता देता हूँ। मास ऑफ 1 मोल ऑफ पार्टिकल्स, राइट, दैट इज अ मोलर मास। सो this is mass of 1 mole of particles। ठीक है बेटा। अब ये 1 मोल ऑफ पार्टिकल्स का सेंस क्या है। पार्टिकल अगर एटम है तो वो 1 मोल ऑफ एटम्स हो गए, और मोलर एटॉमिक मास बोला गया। अगर पार्टिकल्स मॉलिक्यूल्स हैं तो फिर वो मोलर मॉलिक्यूलर मास बोला गया। तो मोलर मास एक जनरल टर्म है। उस मोलर मास के अंदर कौन से वाला मोलर मास आपके लिए यूजफुल है, कौन से वाले मोलर मास के आपसे बात की जा रही है, उस क्वेश्चन के की लैंग्वेज के अकॉर्डिंग वो आपने कॉमन सेंस से जानना पड़ेगा। तो हियर देयर इज अ नीड ऑफ कॉमन सेंस व्हिच इज वेरी मच अनकॉमन आई थिंक। So not to worry, I'm making this thing very clear. So when what I told you that when particle is an atom, तो ऐसी सिचुएशन में हम इसको बोलेंगे मोलर एटॉमिक मास, और इसी को हम ऐसे भी बोलते हैं दैट मास ऑफ 1 मोल ऑफ एटम्स। इसका सेंस है। चलो थोड़ा सा इसको एक्सप्लोर करते हैं तो और चीजें क्लियर होंगी। तो
मोलर एटॉमिक मास का मतलब है, मैथमेटिकली अगर हम देखें तो मास ऑफ वन एटम मल्टीप्लाइड बाय वन मोल, राइट। वन मोल की जगह हम क्या लिख सकते हैं, Na भी लिख सकते हैं, दैट वी कॉल अवोगाड्रोस नंबर, ठीक है। और मास ऑफ वन एटम को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एटॉमिक मास मल्टीप्लाइड बाय लो, चलो मैंने Na ही लिख दिया। तो अब एटॉमिक मास किसी भी चीज का AMU में होता है, तो मान लीजिए लेट कर लेते हैं, एटॉमिक मास जो है वो मान लो बेटा कि XAMU है। आपको मैंने बताया था कि एटॉमिक मास का यूनिट AMU होता है, और AMU की वैल्यू भी आपको बताई थी मैंने। तो इसका मतलब देयरफॉर जो मोलर एटॉमिक मास जो हुआ वो क्या हुआ, X मल्टीप्लाइड बाय AMU की वैल्यू 1.66 multiplied by 10 to the power minus 24 grams, right, and multiplied by Na, that is 6.02 multiplied by 10 to the power 23. Am I right? So it has become mathematical. बच्चे तो परेशान हो जाते, ठीक है। तो ये आपका बन गया ऐसे। इसको हमने फर्दर देखिए क्या लिख दिया, तो x multiplied by 1.66 multiplied by 6.02 multiplied by 10 to the power minus 24 and 10 to the power 23. So this is 10 to the power minus 1 gram. और जब आप इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे, so this also becomes 10. So this x multiplied by 10 multiplied by 10 to the power minus 1. So grams. So this is equal to x grams. This is very important to understand that naturally and obviously you have got the unit of the molar mass. So unit of molar mass is nothing but the gram. How it comes? This is very clear from this derivation, right? And similarly, अब देखो आप मोलर मॉलिक्यूलर मास के लिए भी ऐसे ही कर सकते हैं। अब आपने देखा कि इसका जो एटॉमिक मास का मोलर एटॉमिक मास का जो यूनिट है वो ग्राम है, इस वजह से इसको ग्राम एटॉमिक मास भी कहा जाता है। तो आप जरा देखो मैं क्या लिख रहा हूँ, क्या बता रहा हूँ आपको। सिंस यूनिट ऑफ molar mass is gram, therefore molar atomic mass is also called as gram atomic mass, that is gram atomic mass, that is G
atom, or GAM, both are same things. So whether you call it G atom, that stands for gram atomic mass, or you call it capital GAM, that is again gram atomic mass, right? Or you call molar atomic mass, all the three terms are synonymous to each other. क्या है बेटा? एक दूसरे के सिनोनिमस टर्म्स हैं, इनमें कंफ्यूजन नहीं लाना आपने बिल्कुल भी. चलो अब आपको सिमिलर तरीके से सिमिलरली if the particle is molecule, okay, then molar molecular mass is taken. Okay, molar molecular mass further also can be denoted as, like in the previous case. So this also can be written as GMOLE. This is gram molecular mass, or GMM, gram molecular mass. Keep in mind that MOL and MOLE, they become two different things. MOL is a short form of mole. MOL is the abbreviated form of mole. But here that G hyphen mole, which is written, this is actually molecule. Here MOLE is the molecule, so gram molecular mass. Okay. So have you noted down? So GAM, GMM are the terms that you need to understand. And now I'm giving you one simple illustration. One simple illustration. And these illustrations are very much important as they make things very simple, very simple. The things you may not be understand by a long lecture, you can understand just by one solid, one focused illustration or the example. Okay, so try to understand this illustration here. So atomic weight of hydrogen is 1. So atomic mass of hydrogen is 1 AMU. So molar mass of H is 1 gram, right? And molar mass of H2 is 2 gram. So this is actually the GAM of hydrogen, and this is actually GMM of hydrogen.
Is it clear? Is it clear? So GAM and GMM are the two, the quantities that we have to understand, that where we have to use them. ठीक है बच्चों, तो ये आपकी मोलर क्वांटिटीज हो गई जो बड़ी ही इंपॉर्टेंट है, बहुत जगह आप यूज करते हैं। और इस तरह के और भी इलस्ट्रेशन आप कर सकते हो अपने आप से। अगर मान लीजिए कहीं पे लिखा है मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन, तो आप 1 बताएंगे कि 2 बताएंगे? भी कर लेते हैं। तो अगर मान लीजिए कहीं पे लिखा हुआ है मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन, तो आप क्या बताएंगे? 1 बताएंगे या आप 2 बताएंगे? क्या बताएंगे? तो मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन इज 2 and not 1. Why it is? Whenever we call hydrogen, that means we are talking about the molecular hydrogen, not the atomic hydrogen. Why? Because the natural form of existence is taken by default. So natural form of existence of hydrogen is the dihydrogen, that is H2 molecular hydrogen. So here you have to take 2 grams. This is, this is 1 gram, this is 2 grams. So this is correct. Why? As hydrogen exists in nature as H2. ओके, जो आपका जो बाय डिफॉल्ट जिस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है कोई भी एलिमेंट, हम उसी के हिसाब से उसका मोलर मास बाय डिफॉल्ट बताते हैं। अगर एटॉमिक हाइड्रोजन लिखा जाता तब आपका ऑब्वियसली आंसर 1 होता, लेकिन सिर्फ हाइड्रोजन लिखा हुआ है तो सिर्फ हाइड्रोजन का मतलब है मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन। अगर सिर्फ हाइड्रोजन लिखा है तो उसका मतलब है मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन। सिर्फ नाइट्रोजन लिखा है तो इसका मतलब है मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन। बट उसमें आपने कहीं ये नहीं गलती से कर देना है कि नहीं हर जगह H2 कर देना है। कोई कहे मोलर मास ऑफ हीलियम है तो वहां पर आपने ये नहीं कर देना भाई He2 ले लेंगे, क्योंकि सर ने बताया था कि H2 होता है N2 होता है। तो वो H2 और N2 होता है बट He2 नहीं होता है, क्योंकि वो तो मॉलिक्यूल बनाते ही नहीं है, नोबल गैसेस है। तो फॉर्म ऑफ एग्जिस्टेंस पर आपने जाना है, H2 और O2 का एक रूल नहीं बना लेना है ना, कि जब मॉलिक्यूलर होता है तो H2 होता है, नहीं तो H होता है। इसी तरह से मॉलिक्यूलर होगा तो He2 हो जाएगा या Xe2 हो जाएगा या Ne2 हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो वहां पर अगर कोई कहता है मोलर मास ऑफ हीलियम तो उसका मोलर एटॉमिक मास ही उसका मोलर मास लिया जाएगा। जैसे कि यहाँ पर हमने GMM को बाय डिफॉल्ट लिया है। सो हियर GMM is taken। अब और एक आपको बात बताते हैं। मान लीजिए आपसे कहता है कोई कि भाई आप मोलर मास ऑफ हीलियम बता दो। ठीक है बेटा, तो मोलर मास ऑफ हीलियम ये 4 ग्राम होगा।
ये 8 ग्राम नहीं होगा। ऐसा क्यों? Because helium doesn't exist in the molecular form. As He exists in atomic state, so here GAM is taken। क्या आपको ये दोनों बातें समझ में आई कि मोलर मास जब हम बोलते हैं तो हमें मोलर मॉलिक्यूलर मास की बात करनी है या मोलर एटॉमिक मास की बात करनी है? मैंने आपको बोला था कि ये कॉमन सेंस से डिसाइड होता है, तो यही कॉमन सेंस है कि आप केमिस्ट्री के अंदर इतना आपको पता होना चाहिए कि भाई कौन सी चीज का फॉर्म क्या होता है, अदरवाइज हमें ये जानने में दिक्कत आएगी, हम उसको डिसाइड नहीं कर पाएंगे। ठीक है बेटा। तो आपको मैंने मोलर क्वांटिटीज में ये कुछ चीजें, कुछ बातें आपको बताई। अब एक एक चीज और आपको बता देते हैं, मोलर वॉल्यूम भी एक चीज होती है। क्या होता है बेटा? मोलर वॉल्यूम भी एक चीज होती है। तो एज अ नेम सजेस्ट, बेटा, मोलर वॉल्यूम ऑफ गैसेस। तो ये क्या होता है? 1 मोल गैस ली और उसका वॉल्यूम कर लिया, तो 1 मोल गैस का जो वॉल्यूम होगा वो मोलर वॉल्यूम कहलाएगा। बहुत सिंपल सी बात है। तो यही चीज आपको मुझे बतानी है। वॉल्यूम ऑफ 1 मोल of a gas is its molar volume। ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ी सी बात आपको बता देते हैं कि अगर हम स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर की बात करें, अगर हम एसटीपी की बात करें, तो 1 मोल गैस का वॉल्यूम जो है ना हमेशा ही 22.4 लीटर आता है, गैस कोई सी भी हो। तो क्या मैं आपको बताने जा रहा हूं कि अंडर स्टैंडर्ड टेम्परेचर and pressure, STP conditions, मतलब कहने का 273 केल्विन टेम्परेचर और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, है ना, मोलर वॉल्यूम ऑफ एनी गैस is 22.4 लीटर्स। तो गैसेस के केस में 22.4 लीटर्स एक बड़ा ही एक इम्पॉर्टेंट टर्म होता है, क्योंकि एसटीपी कंडीशंस में गैस कोई सी भी हो, नाइट्रोजन हो, चाहे मीथेन हो, चाहे कोई और गैस हो, हाइड्रोजन हो, हीलियम हो, कोई सी भी गैस हो, एसटीपी कंडीशन अगर आपने मेंटेन करी हुई है तो उसके 1 मोल का जो वॉल्यूम आएगा वो हमेशा फिक्स रहेगा, है ना। सरप्राइजिंग। हमको तो लग रहा था CH4 में ज्यादा होना चाहिए था, क्योंकि CH4 का तो बड़ा मॉलिक्यूल होता है ना। पर ऐसा है नहीं बेटा। किसी भी गैस का 1 मोल अगर आप लेंगे तो सिमिलर कंडीशंस में उनका वॉल्यूम सेम ही आएगा हमेशा। ठीक है।
तो ऐसा करके हमने मोलर क्वांटिटीज का थोड़ा सा डिस्कशन किया, और अब हम नंबर ऑफ मोल्स का कैलकुलेशन कैसे करते हैं, आपस में इंटर कन्वर्जन कैसे करते हैं, वो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। तो नंबर ऑफ मोल्स का जो कैलकुलेशन है वो तीन तरह के इसमें क्वेश्चंस बनते हैं। नंबर ऑफ मोल्स को हम स्मॉल n से लिखते हैं। तो अगर मास दिया हुआ है, अगर क्या दिया हुआ है बेटा, मास दिया हुआ है, तो हम क्या करते हैं कि गिवन मास जो भी दिया हुआ है आपको ग्राम्स में लिया, और इसको डिवाइडेड बाय मोलर मास से कर दिया, तो नंबर ऑफ मोल्स आ जाते हैं। अगर मास दिया है तो ये नहीं कि हर बार आप मोलर मास से डिवाइड करेंगे। अब आप देखिए, अगर कोई एक नंबर दिया हुआ है, एक नंबर दिया है और उस नंबर में नंबर ऑफ मोल्स आपको बताने हैं, तो फिर क्या होगा ऐसी सिचुएशन में? गिवन नंबर डिवाइडेड बाय Na, मतलब मोलर नंबर, ये मोलर मास था, ये मोलर नंबर हो गया। और अगर कोई गैस दी हुई है तो फिर गिवन वॉल्यूम ऑफ गैस एट STP इन लीटर्स, है ना, इन लीटर्स डिवाइडेड बाय मोलर वॉल्यूम, डिवाइडेड बाय, मैंने क्या बोला, मोलर वॉल्यूम, VM मैंने लिखा है, VM स्टैंड्स फॉर मोलर वॉल्यूम। तो अब आप जानते हैं भाई Na क्या होता है, इसको हम अवोगाड्रो नंबर बोलते हैं, है ना। अवोगाड्रो नंबर बोलते हैं, पर इसकी वैल्यू क्या होती है, तो 6.022 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻23 होती है। और इसी तरह से अभी मैंने आपको बताया था कि मोलर वॉल्यूम क्या होता है, तो दिस इज द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 1 मोल ऑफ ए गैस। तो एसटीपी कंडीशंस में इस वजह से जो Vn की वैल्यू हो गई वो कितनी हो गई, सो हियर Vm is equal to, here Vm is equal to 22.4 liters। तो जिस टर्म्स में दिया हुआ है कोई क्वेश्चन, उसी तरह का आपने डिनोमिनेटर यूज करना है। अगर मास दिया हुआ है तो डिनोमिनेटर में मोलर मास, अगर नंबर दिया हुआ है तो डिनोमिनेटर में मोलर नंबर, अगर वॉल्यूम दिया हुआ है तो डिनोमिनेटर में मोलर वॉल्यूम। कीप इन माइंड, वॉल्यूम वाला जो केस है ये केवल गैसेस के लिए अप्लीकेबल है, सॉलिड्स के लिए या लिक्विड्स के लिए ये एप्लीकेबल नहीं। ठीक है, क्या आपको ये बात समझ में आई? तो इस तरह से हमने मोलर क्वांटिटीज को समझाया भी, और इस पर बड़े सारे क्वेश्चंस हमें करने होते हैं। तो क्वेश्चंस के लिए अगली क्लास का वेट कर लेते हैं, तो क्वेश्चंस अगले क्लास में करेंगे। ठीक है, हाँ, तो परेशान तो नहीं होना है भाई, सीखना है धीरे धीरे, है ना। ओके, सो गॉड ब्लेस, एंड दिस इज एंड ऑफ द क्लास। ओके।